हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रविंद्रनाथ जी की लिखी कहानी मेरी ज़ुबानी। आज की कहानी है मुंशी। अच्छा दादाजी, आप लोगों के वह मुंशी जी आजकल कहाँ हैं? वह समय पास आ गया लगता है जब मैं इस सवाल का जवाब दे सकूँगा, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ दिन और धीरज धरना पड़े। फिर कभी ऐसी बात की आपने तो आपके साथ बोलचाल बंद। अरे अरे, सर्वनाश, ऐसा कर भी ना बैठना कभी। उससे अच्छा तो झूठी बात कहना ही है। तुम्हारे दादाजी जिस समय स्कूल भगोड़े लड़के थे, उस समय उनकी उम्र ठीक ठीक कितनी थी ये कहना तो मुश्किल है। वह पागल थे? हाँ, वैसे ही जैसा मैं हूँ। आप और पागल, आप कब क्या कह बैठे कौन जाने। उनके पागलपन के लक्षण सुन लेने पर तुम समझ जाओगी कि वह मुझसे कितने मिलते जुलते थे। उनमें और मुझ में बड़ी अनोखी समानता है। कैसे भला, सुनो तो सही। जैसे यही कि वह कहा करते थे, संसार में मैं अद्वितीय हूँ। मैं भी यही कहा करता हूँ। आप तो ठीक ही कहा करते हैं, लेकिन उनका दावा ठीक नहीं था। देखो बिटिया रानी, सच तो तभी सच होता है जब वह सब पर लागू हो सके। जो सब पर लागू नहीं हो सकता वह सच तो हरगिज़ नहीं हो सकता। विधाता ने करोड़ों मनुष्य बनाए हैं, पर प्रत्येक मनुष्य है तो अद्वितीय ही। प्रत्येक मनुष्य को बना लेने के बाद उन्होंने अपना वह सांचा तोड़ फोड़ दिया। तब हाँ, अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्हें यह मान लेने में सुख मिलता है कि वह मैं कोई निराला नहीं हूँ। किसी भी 10-5 जने से मिलान करने पर मैं उनके समान ही निकलता हूँ। लेकिन संयोग से एकाध लोग ऐसे भी निकल आते हैं जो यह जानते और महसूस करते हैं कि मैं बेजोड़ हूँ, मेरा कोई जोड़ वाला नहीं है। मुंशी जी इसी तरह के आदमी थे। दादाजी, मुंशी जी की बात ज़रा और साफ साफ बता दो ना। तुम्हारी आधी बात तो मेरे पल्ले पड़ती ही नहीं। फिर तो ज़रा धीरज धरो, मैं क्रम क्रम से सारी बात बता देता हूँ। हमारे घर में मुंशी जी थे। वह भैया को फारसी पढ़ाते थे। उनके ढांचे को बनाने में विधाता को मांस की तंगी पड़ गई थी। थोड़ी सी हड्डियाँ थी जिन पर चमड़ी मढ़ी हुई सी थी, मोम जामे की तरह। देखकर यह अनुमान किसी को भी नहीं हो सकता था कि इनमें कितना बलबूता है। कारण यह था कि वह अपने बलबूते की बात वह बस आप ही जानते थे। किसी और को उसका कोई अता पता न था। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े पहलवान होते थे, वे सभी कभी जीतते हैं तो कभी हारते भी हैं। लेकिन जिस तालीम पर मुंशी जी को गर्व था, उसमें वह कभी किसी से दबे नहीं। अपनी विद्या में किसी से 19 पढ़ने की कोई नज़ीर बाहर भले ही रही हो, उनके मन में कदापि नहीं थी। यह बात फारसी पढ़ाई की विद्या के मामले में होती तो लोग इसे मान लेने को सहज ही तैयार थे। लेकिन फारसी की बात चलते ही मुंशी जी कह उठते, अरे वह भी कोई विद्या है। उन्हें अपनी गायन विद्या पर अटल विश्वास था, और उधर उनके गले का यह हाल था कि उससे घिघियाहट, चिल्लाहट या रुलाई जैसी आवाज़ ही निकलती थी। मोहल्ले के लोग भागे भागे यह पूछताछ करने आ धमकते कि इस घर में कोई आपद विपदा तो घटित नहीं हो गई। हमारे घर में नामी गवैये थे विष्णु। वह माथा ठोक कर कहते कि हाय, लगता है मुंशी जी मेरी रोटी छिनवा कर ही रहेंगे। विष्णु के इस हताश भाव को देखकर मुंशी जी को कोई खास दुख नहीं होता, बस ज़रा मुस्कुरा भर देते हो। सभी कहते, मुंशी जी सचमुच भगवान ने कितना सुरीला गला दिया है आपको। इस प्रशंसा को मुंशी जी अपना उचित पावना मानकर ही टाँक लेते। यह तो रही उनके गायन की बात। एक और विद्या मुंशी जी को आती थी, उनके समझने सराहने वाले का भी नितांत अभाव था।
उनका विश्वास था कि अंग्रेज़ी भाषा के मामले में कोई पकी हाड़ वाला अंग्रेज़ भी उनके सामने टिक नहीं सकता। यदि मैं चाहूँ तो वाग्मिता के मंच पर उतरकर सुरेंद्र बनर्जी को भी देश छोड़ भागने पर मजबूर कर दूँ, लेकिन ऐसा करना उन्होंने कभी चाहा ही नहीं। विष्णु की रोटी और सुरेंद्र का नाम छिनने से बच गया। यह बात छिड़ने पर भी मुंशी जी सिर्फ ज़रा मुस्कुरा कर रह जाते, लेकिन मुंशी जी के आधिकारिक अंग्रेज़ी ज्ञान के कारण हमें अपने एक पाप कर में बड़ी सहूलियत पैदा हो गई थी। बात साफ साफ खोलकर ही क्यों ना बता दूं। उस समय हम लोग बंगाल एकेडमी में पढ़ते थे। स्कूल के मालिक डिक्रूज साहब थे। हमारे बारे में उन्होंने यह बात पहले से ही मान रखी थी कि इन लड़कों को पढ़ना लिखना तो 3 काल में नहीं आ सकेगा, लेकिन इसकी हमें कोई परवाह न थी। हमें न तो विद्या की चाह थी, न बुद्धि की। हमारे पास मौरूसी जायदाद तो अपनी थी ही। फिर भी डिक्रूज साहब के स्कूल से छुट्टी करने में उनके यहाँ लागू नियम आदि मानने ही पड़ते थे। अभिभावक की चिट्ठी में यह दिखलाना होता था कि छुट्टी की मांग का कारण क्या है। वह चिट्ठी कैसी भी जाली क्यों न हो, डिक्रूज साहब आंखें मूंद कर छुट्टी दे देते थे। उन्हें अपने माहवार पावने से मतलब रहता था। उसमें कोई घाटा ना होने पर उन्हें और किसी बात की कोई परवाह ना होती थी। हम मुंशी जी को बतला देते कि छुट्टी मिल गई है। मुंशी जी मुंह दाब कर मुस्कुरा उठते। मजाल है कि छुट्टी मंजूर न होती। मुंशी की अंग्रेजी में तो वह जोर है कि बस रे बस। यह अंग्रेजी तो सिर्फ व्याकरण के धक्के से हाई कोर्ट के जज की राय पलट सकती है। हम भी हाँ में हाँ मिलाते निश्चय ही, लेकिन हाई कोर्ट के जज के आगे उनकी लेखनी की पेशी होने की नौबत कभी न आई। लेकिन उन्हें सबसे बढ़कर गर्व तो लाठी खेलने की अपनी कुशलता पर था। हमारी अंगनाई में धूप आते ही उनका खेल शुरू हो जाता। वो अपनी परछाई से लाठी खेलते, हुंकार के साथ कभी परछाई के पैर पर चोट करते, कभी गर्दन पर, कभी सिर पर, और मुंह उठाकर चारों ओर देखते कि जो लोग जमा हुए हैं उनकी राय क्या है। सभी बोल उठते शाबाश। कोई कहता बाप रे, परछाई का नसीब समझो कि वह अब तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। इससे एक सीख मिलती है, वह यह कि छाया से लड़ने पर कभी हारने की नौबत नहीं आती। एक सीख और मिलती है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अपने मन में अगर यह बात बिठा ली कि मैं जीत गया, तो उस जीत को कोई भी छीन नहीं सकता। अंत तक जीत मुंशी जी की ही होती रही। सभी शाबाशी देते और मुंशी जी मुंह दबाकर मुस्कुराते। अब तो समझ गई होंगी कि उनके पागलपन के साथ मेरे पागलपन की समानता किन बातों में है। मैं भी परछाई के साथ लड़ाई करता हूँ। उस लड़ाई में जीत मेरी ही होती है, इस बारे में मुझे कभी कोई संदेह नहीं होता। इतिहास भी परछाई से लड़ने को सच्ची लड़ाई के रूप में ही वर्णित करता है। आज की कहानी यहीं तक। शुक्रिया।